हेलो एवरीवन, वेलकम आज इस क्लास के लिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, क्लास 37 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इससे पहले हमने डेविएशन एंड प्रोविजंस लिया था। डेविएशन प्रोविजन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का एक पार्ट था, लेकिन उसको चैप्टर को हमने अलग से डिवाइड कर रखा था। तो चैप्टर 6 से आज हम पढ़ेंगे, स्टडी करें, क्लास नंबर 37 तो हम इसकी लेंगे। तो देखिए आते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि बिजनेस इनकम टैक्स अकॉर्डिंग क्या है क्या नहीं है। देखिए ऐसे तो इनकम जो बिजनेस है, इनकी प्रोफेशन की आपने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होगी। इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक, ये टर्म यूज होती है, अकाउंट्स में भी ये टर्म यूज होती थी, इनकम टैक्स में भी टर्म यूज होती है। और एक अलग सब्जेक्ट था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक संगठन, जो जिसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या बिजनेस मैनेजमेंट बोलते हैं, बीओ जिसे बोलते हैं, वहाँ पर भी यूज होती है। तो देखिए हर जगह किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की डेफिनेशन बदल सकती है। इनकम टैक्स पर्पज से वो अलग डेफिनेशन हो सकती है, वहाँ अलग डेफिनेशन होती है। तो हम एक तो इन जो क्लेश नहीं करेंगे, एक दूसरे में मैच नहीं करेंगे कि वहाँ पर ये डेफिनेशन थी, आज हमारे पास क्या डेफिनेशन है। क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के बस उस डेफिनेशन को समझना इसलिए जरूरी होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें एलिमेंट्स क्या क्या इवेंट्स इसमें शामिल है और क्या क्या नहीं है। क्योंकि कौन सा जो इवेंट, कौन सा ट्रांजेक्शन उस पर टैक्सेबल है और नहीं है, और किस सेट में टैक्सेबल है। तो डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या डेफिनेशन देता है, बिजनेस की क्या डेफिनेशन क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले हम आते हैं हमारे यहाँ पर तो बताया गया सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सबसे पहले बात होती है कि टैक्सेबल कौन सा टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 28 कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो आपको बताया जाएगा ना, इनकम टैक्स एक्ट सबसे पहली क्लास में बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है इंडिया पर। और उसके अंडर सेक्शन 28 के अंदर ये चीज़ बिजनेस एंड प्रोफेशन आती है। आपको इनकम के 5 हेड बताए गए थे, कुछ याद है? इनकम के हमको 5 हेड बताए गए थे, और ये बताया गया था सेक्शन 14 बताया गया था इनकम के 5 हेड है। और बात करूँ तो सबसे पहला हेड था सैलरी, वापस रिवाइज कर रहा हूँ, सैलरी टैक्सेबल था 15 के अंदर। इसके बाद में था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी वाला जो इनकम था वो था 22 के अंदर। और आज हम हमारा इनकम जो हेड वो पढ़ रहे हैं वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन इसके बाद में है 45 के अंदर कैपिटल गेन है, और 56 में है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो जो कहीं नहीं आता वो सबसे लास्ट के अंदर आता है। तो अभी हम थर्ड के ऊपर स्टार्ट हो पाए बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये काफ़ी लंबा चलने वाला एक टॉपिक है, जैसे सैलरी काफ़ी लंबा चला था, ऐसे ये बिजनेस प्रोफेशन में काफ़ी लंबा चलने वाला एक टॉपिक है। तो देखिए मैं केवल यहाँ पर जो टिपिकल जो क्वेश्चंस जो इनकम टैक्स से पुटअप होते हैं उन्हीं को केवल अपन यहाँ पर लेंगे। तो पहले बताइए, सबसे पहले हमें जाना है कि इनकम टैक्स में जो बिजनेस है, तो बिजनेस के में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। देखो इसमें व्यापार शामिल है, कॉमर्स शामिल है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज वो शामिल है, और एडवांटेजर एक्टिविटीज वो शामिल है इसके अंदर। ठीक है, अब ऐसे तो आप बताओ, जो कॉमर्स है तो कॉमर्स के अंदर ट्रेड शामिल होता है, और जो एडवांटेजर एक्टिविटीज वो भी इसमें शामिल होती है। इन दोनों को मिलाने पर ही कॉमर्स बनता है, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं जाना है। ठीक है, हमें तो वो जो इनकम टैक्स एक्ट में जो लिखा वो इसी प्रकार से लिखा हुआ था, हम इसी प्रकार ध्यान रखेंगे कि क्या शामिल है हमारे पास में। सब ट्रेड भी शामिल है, कॉमर्स भी है, सब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी, एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ में वो सिंगल जो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से तो हमने बिजनेस नहीं माना था, लेकिन यहाँ पर बिजनेस में माने जाएंगे वो। तो जैसे आपको बताया गया था, कभी आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट पढ़ा हुआ तो बताया था कि मैंने अपनी पुरानी कार सेल कर दी, क्या बिजनेस है या नहीं है? नहीं वो बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं हो बिजनेस? क्योंकि मेरा काम नहीं है पुरानी कार सेल कर लेगा, मैंने तो एक बार मैंने वो ट्रांजेक्शन कर दिया, बेच दिया। लेकिन वो यहाँ पर अलग एप्लीकेबल होता है। यहाँ ऐसे बहुत सारे सिंगल ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ में काउंट किए जाएंगे, और साहसिक कार्यों के लिए ज़रूरी है। तो फिर वो सब के सब यहाँ पर शामिल होंगे। जैसे कि आप बिजनेस में कोई कार यूज ले रहे थे और अब वो पुरानी हो गई, अब से बेच रहे हो, तो सिंगल ट्रांजेक्शन को होते हुए टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पर घरेलू कार नहीं, बिजनेस कार थी, ठीक है, उसको आप सेल कर रहे हो, एक ही बार बेच रहे हो। बिजनेस में आपका किसी और चीज़ का बिजनेस, आप मान के चलिए कि आपका फैक्ट्री है जहाँ पर आप बैग्स बनते हैं, जहाँ बुक्स बनती है, कुछ भी बनते हैं वहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपने कार भी रखी हुई है, और कार आपने एक बार बेची आपने, तो आपका कार बेचना बार बार काम नहीं है। बिजनेस की कार थी, घरेलू कार थी भी नहीं, इसलिए वो टैक्सेबल तो होगी सही, तो इस साइड में वो टैक्सेबल होगी। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो बिजनेस में आपको ये बस यही ध्यान रखना है कि ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और एडवेंचर एक्टिविटीज है, ये 4 वर्ड को ध्यान रखना है, बस ज़्यादा ध्यान नहीं देना। प्रोफेशन की बात आती है कि प्रोफेशन भी शामिल है, हाँ इसी हेड में टैक्सेबल है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में क्या, इनकम टैक्स जो एक्ट है अंडरस्टैंड 2636 उसमें बताया गया है कि इसमें वर्ती भी शामिल है। पेशे में प्रोफेशन मतलब पेशा, पेशे में वर्ती, वर्ती मतलब वोकेशन, वोकेशन से बोलते हैं धंधा, जिससे बोलते हैं अपन। देखो धंधा क्या चीज़ होती है, प्रोफेशनल पहले आप समझें, तो प्रोफेशन आप समझते हैं, प्रोफेशनल मतलब होता है डॉक्टर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, टीचर को, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल आती है। जहाँ पर ये होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दी जाती है कंटिन्यूसली, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है,
और फिर उसको अलाउ किया जाता है कि अब आप एलिजिबल हो ये काम करने के लिए। जैसे एडवोकेट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, और डॉक्टर हो गए, और अपन जैसे बीड वगैरह टीचर वगैरह बन जाते हैं, तो वो क्या अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं लोगों से, अपनी नॉलेज के बेस पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं, इस कारण वो बिजनेस प्रोफेशन कहलाते हैं वो। ठीक है। अब वर्ती क्या है, धंधा क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होती है आपकी, कोई जरूरी नहीं आपकी ट्रेनिंग हुई सही, कोई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं होता है, लेकिन इसमें भी आप है ना आपके टैलेंट से पैसा कमाते हो। लेकिन वो टैलेंट आता कैसे है, वो टैलेंट आता है आपके खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से। कंटिन्यूसली आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तब जाकर वो टैलेंट आपको आता है। उसको ज़बरदस्ती हम हर किसी में डाल नहीं सकते हैं। तो ये वो टैलेंट है, जैसे कि आप इसके अंदर रह सकते हो, फिल्म एक्ट्रेस इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि उनका कोई रजिस्ट्रेशन उन्होंने कोई सीखा नहीं था कहीं पर उन्होंने डॉक्टर की तरह MBBS ट्रेनिंग नहीं करती, CA जैसे चार्टर्ड अकाउंट तो वैसे उन्होंने कहीं नहीं लिया था। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स नीचे लिए हुए हैं। तो ये क्या होता है, इसके बारे में यहाँ लिखा भी है कि शिक्षा व बौद्धिक क्षमता की अपेक्षा अनुभव व कार्यकुशलता, जो एफिशिएंसी एक्सपीरियंस उसकी अधिक आवश्यकता होती है यहाँ पर। जैसे खाती हुआ, लुहार हुआ, धोबी हुआ, सुनार हुआ, तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें, गायक हुआ, संगीतकार हुआ, लेखक हुआ, पुजारी हुआ, खिलाड़ी हुआ, डांसर हुए, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। तो ये सब लोग क्या करते हैं, कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, किसी वस्तु का लेन देन नहीं कर रहे हैं, कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या आपको मनोरंजन एंटरटेन कर रहे हैं और आपसे पैसा कमा रहे हैं ये। ठीक है। तो ये कर क्या रहे हैं, क्या इनका सिखाया गया था कि इन्होंने क्या MBBS के तरह के कॉलेज में एडमिशन लिया, नहीं इन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो ये अपना अनुभव से कमाते हैं सारा चीज़। ठीक है। अब इसके बाद में एक नया वर्ड आता है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, सट्टे से आई, और इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, जुए से आई। तो देखिए दोनों चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम डिफरेंस साथ समझते हुए चलेंगे कि दोनों चीज़ें है क्या, बाद में इनका डिफरेंस हमने अलग से और शेयर किया आपके साथ में। तो सबसे पहले देखो सट्टे की आई से समझते हैं, क्योंकि जो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन से जो बनने वाला है, जो सट्टे की आई है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, तो ये जो सट्टे की आई है, ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड के अंदर ही आता है। ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हेड है, मतलब अंडर सेक्शन 28 के अंदर ही टैक्सेबल है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको क्या, कि अंडर सेक्शन 28 में ही ये क्या है, टैक्सेबल है। अब बात करते हैं अपन आगे इसके, तो इसकी डेफिनेशंस कैसे बनती है, पहले ये जानना अपन को जरूरी है। तो देखिए इसकी डेफिनेशंस आपको बिल्कुल जानना जरूरी है भाई। स्पेकुलेशंस मतलब सट्टे से आई है, वो कब माने। देखिए एक एग्रीमेंट किया था आपने, पहला वर्ड क्या है कि एग्रीमेंट होगा इसके अंदर। ठीक है। दूसरा किसका होगा, सेल, सेल मान लो या ट्रांजेक्शन करने वाला, सेल होती है, गुड्स की सेल होती है, और शेयर, स्टॉक, बिजनेस प्रॉपर्टी, इनका ट्रांसफर होता है इनका। ठीक है ना। शेयर, स्टॉक, गुड्स या इनके लिए हुआ था। तो आपने क्या किया कि आपने अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसके लिए किया है, सेल करना था, कि फ्यूचर के अंदर मैं सेल करूंगा। इसमें फ्यूचर वर्ड और जुड़ा हुआ है, वो मैंने थोड़ा यहाँ मिसिंग कर दिया। फ्यूचर, फ्यूचर पे डिपेंडेड हो रही है, फ्यूचर के अंदर मैं सेल करूंगा, ट्रांजेक्शन करूंगा, इसका किसका शेयर दूंगा मैं, या स्टॉक दूंगा, या फिर गुड्स, गुड्स में माल में सभी चीज़ आ गई, शेयर स्टॉक आ गया। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की बात आती है, तो हम जिन चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिन चीज़ों के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, भाई हम शेयर देंगे आपको, स्टॉक देंगे, गुड्स देंगे, उसको हम देते ही नहीं विदाउट ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर, स्टॉक, गुड्स। तो आपने उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते ही नहीं हो, आप ये शेयर भी नहीं दोगे, स्टॉक, गुड्स भी नहीं दोगे, और आप ये नहीं दोगे, फिर भी उसको आप कंप्लीट कर लेते हो। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड मतलब आपने कंप्लीट कर लिया है, उस एग्रीमेंट को आपने कंप्लीट कर लिया है, कैसे कंप्लीट कर लिया, बात भी हुई थी कहीं की कि सब हम इनका सेल करेंगे, सेल का मतलब इसका शेयर का ट्रांसफर करेंगे, स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे, गुड्स को सेल का मतलब क्या हुआ, यदि मैं बुक्स ही परचेज कर रहा हूँ या खरीद रहा हूँ, तो क्या दुकान वाले ने मैंने दुकान वाले पैसे दिए और उसने मुझे सेल करके मुझे ट्रांसफर कर दी, अपनी बुक्स मुझे दे दी। तो कोई भी वस्तु भी कोई हो रहा है तो उसका ट्रांजेक्शन जरूरी है, लेकिन उसको बिना लिए दिए ही वो वस्तु वहीं वहीं रखी हुई है, उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट आपको कंप्लीट कर लिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो इसे हम सट्टे से आय बोलेंगे। और सट्टे से आय भी तब बोलेंगे जब वहाँ इनकम भी हो। ठीक है, जहाँ इनकम भी हो। अब इनकम क्यों होती है, ड्यू टू चेंज ऑफ राइट्स, जो मार्केट में एक्सचेंज रेट में जो वेरिएबिलिटी आती है उसके कारण ऐसा होता है। कैसे होता है अब इसे आप एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल आप मानकर चलिए कि मैंने पास में बोला कि मैंने मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये आप मानकर चलिए कि ये सेल्समैन है, ये सेल्समैन है और ये कस्टमर है, ये मान लिया, आप अपने आप को मान लीजिए। तो मैंने गया, मैंने इन्हें 300 रुपये जमा करा दिए, 20 जमा करा दिए, और इनसे रिक्वेस्ट करी कि 3 मंथ्स के बाद में 300 जमा करा दिए, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे अभी इनकम टैक्स की बुक्स चाहिए आपसे पढ़ने के लिए, वो बुक्स मेरे को रख दीजिए, मुझे थोड़ी देर में पढ़ने के लिए चाहिए।
ठीक है। और 3 मंथ के बाद में मैं आपको इनकम टैक्स की बुक से ना वैसे वैसे नई बुक से आपको लौटा दूंगा मैं आपको, ठीक है। नई बुक है वो मैं आपको लौटा दूंगा और आप मुझे मेरा पैसा वापस कर देना 300 रुपये। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए ए और बी, ठीक है। ए ने बी को 1000 रुपीज़ दे दिए और बदले में बात की थी, एग्रीमेंट की बात करी थी कि बी है वो 3 मंथ्स के बाद में इन्हें 50 kg गेहूँ देंगे, ठीक है। 50 kg गेहूँ देंगे। तो 1000 रुपये मिस्टर बी ने ले लिए अपने पास में, ठीक है। 1000 मिस्टर बी ने अपने पास में रख लिए और इनको बोल दिया कि हमको 50 kg गेहूँ दिया जाएगा, ठीक है, 3 मंथ्स बाद में। और जब 3 मंथ्स कंप्लीट हुए तो ए बी के पास में जाते हैं और बोल देंगे हम मुझे मेरा 50 kg गेहूँ दो, ठीक है। अब उस समय क्या हुआ कि रेट में चेंजेस हो गया। उस समय तो 1000 में 50 kg गेहूँ आ रहा था और अभी मान लीजिए 1200 रुपये के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इनके पास में दो तरीके, 1200 रुपये के अंदर आ रहा है। तो अब बी के पास में दो ऑप्शन है यहाँ पर। बी के पास में दो ऑप्शन कैसे हुए, या तो वो बाजार से अपनी जेब से 200 रुपये मिलाए, वो बाजार से 1200 रुपये के अंदर 50 kg गेहूँ लाकर एक को दे दे, क्योंकि ने वो बोला ही था कि भाई मुझे गेहूँ देना है। या फिर ये भी कर सकते हैं कि साहब आप आपके 1000 रुपये तो वापस लीजिए जो आपने दिए मुझे 50 kg लिए, साथ में अभी मार्केट रेट बदल चुकी है, अब गेहूँ महंगा हो चुका है, तो आपको मैं 200 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ और आप खुद ही खरीद लीजिए कहीं से और जगह से, क्योंकि मेरे पास में गेहूँ अब है नहीं, मेरे पास में ख़त्म हो गया है, कोई भी ऐसा रीज़न रहा हो। तो बात क्या था कि इन्हें 50 kg गेहूँ देना था, तो 50 kg गेहूँ ये नहीं दे पा रहे क्योंकि इनके पास में स्टॉक में ख़त्म हो गया। तो 1000 रुपये ए लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने तो 1000 उस समय जमा करा दिए थे और अब रेट हो गई 1200 रुपये की, रेट हो गई 50 kg गेहूँ की। तो इन्हें 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलने चाहिए यहाँ पर। तो बी तैयार है कि सब ठीक है मैं 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन मेरे पास में गेहूँ नहीं है। गेहूँ नहीं है तो इन 1000 की जगह से कितने दे रहे हैं, या 1200 रुपये दे रहे हैं। तो क्या ए को यहाँ पर 200 रुपये का बेनिफिट आप देख रहे हो वो हुआ या नहीं हुआ? ए को यहाँ 200 रुपये का बेनिफिट हो गया। इन दोनों के बीच में मनी का ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन गुड्स 50 kg का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कि वो 3 मंथ बाद होना था और बी के पास में गुड्स नहीं है, किसी भी कारण से गुड्स नहीं है और ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा। और आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए गए, 1000 तो जो मूल रकम थी वो दे दिया गया है और दूसरी रकम आपको और दे दी गई है। तो यहाँ पर आपकी चीज़ समझ में आ गई है कि आपको एडिशनल बेनिफिट 200 रुपये दिया जा रहा है। यही जो आई है ये इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन कहलाएगी, सट्टे से कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक एग्रीमेंट भी था खाने के लिए, सेल के लिए था कि आप सेल करोगे, गुड्स का सेल करोगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपने कंप्लीट भी कर लिया विदाउट ट्रांजेक्शन, आपने 50 kg को ट्रांसफर भी नहीं किया। और क्यों हुआ ये प्रॉफिट? क्योंकि ड्यू टू चेंज ऑफ रेट्स में चेंज होने के कारण ऐसा किया गया। और ये टैक्सेबल है। इसी एड के अंदर जो हेड ऊपर पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स 28 और अंडर सेक्शन 28 इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, तो इसमें ही ये टैक्सेबल हो गया है। इसे बोलेंगे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन। तो समझ में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है समझाने का। मैंने हर एक चीज़ को हर एक डेफिनेशन में तोड़ कर रख दिया है आपके लिए। अब बात करते हैं जुए से आए इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग जो जुआ है उससे आए। देखिए जुआ की जो इनकम है किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए बहुत छोटे से एग्जाम्पल है, जैसे कि आप क्रिकेट में आओ या चुनाव के अंदर सट्टा लगाते हो, गुड़ दौड़ हो गया, रेसिंग लगाए, लॉटरी लगाए, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप किसी इवेंट होने पर, जैसे गुड़ दौड़ आपका घोड़ा जीत गया तो आपको पैसे मिलेंगे, लॉटरी खुल गई तो पैसा मिलेगा, क्रिकेट के चुनाव के हार जीत के ऊपर आप ऐसा शर्त लगा लेते हो, एक तरह से जो शर्त लगाते हैं बैटल्स जिसे बोलते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं जो जुए से जो आई है, पहली बात तो ये इस हेड में टैक्सेबल है ही नहीं। इनके बारे में बताया गया ये कौन से हेड में टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर शोर्स अंडर सेक्शन 56 में टैक्सेबल है ये, ठीक है ना। 5 हेड बताए गए थे ना, अभी मैंने आपको बताया था 5 हेड है, तो 5 हेड के अंदर ये टैक्सेबल है, यहाँ पर ये टैक्सेबल है ही नहीं। तो हमें ये क्लियर कर देना चाहिए कि इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन अलग है, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग अलग है। यहाँ पर इसलिए इसको लिया गया है इसके साथ में, ताकि आप समझ जाएंगे कि जो इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग है वो यहाँ पर नहीं आती है और यहाँ पर एक अलग चीज़ आती है। तो ये इतना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चीज़ें लेते हैं। एक नया कंसेप्ट आया असेसमेंट ईयर 2018-19 से। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप सुनेंगे, वस्तु डेरिवेटिव्स कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक नियम है, रूल है, वो लेकर आए हैं, जिसके ऊपर क्या हुआ कि पर्टिकुलर मार्केट्स खोले गए, कोई इंस्टीट्यूट्स खोले गए और वो जो मार्केट है उनको मान्यताएं दी गई, उनको रजिस्टर्ड किया गया कि वहाँ पर यदि आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसे रजिस्टर्ड लेन देन मानेंगे हम वहाँ पर। और उस लेन देन का क्या होगा कि उसके ऊपर वस्तु ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, वस्तु लेन देन कर होता है, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, वो लगाया जाएगा।
इसको लगाने से क्या होगा, इसको लगाने से होगा कि किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे यदि ऐसा टैक्स ऐसा चीज़ लगाया जाता है, ऐसा ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो उसको हम क्या है सट्टे से आय नहीं मानेंगे। जैसे कि जस्ट मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि 50 केजी गेहूँ वगैरह ए और बी वगैरह वगैरह वगैरह, तो इस तरह से वो गेहूँ नहीं लौटा पा रहा था और वहाँ पर 200 रुपये का आपको क्या मान लिया गया था, इनकम फ्रॉम एक्सपेक्टेशन मान लिया गया था। लेकिन वो मिस्टर ए यही कारोबार बी से नहीं करके एक रजिस्टर्ड मंडी है गवर्नमेंट की, ठीक है, किसी तहसील लेवल पे या किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ए ने जो पैसा, जैसे याद कीजिए, जैसे ए ने, मैंने कहा था यहाँ पे ए ने ट्रांजेक्शन किया 3 मंथ्स के लिए किया था, उसने 1,000 रुपये दिए थे। 1,000 रुपये देने के बाद में इसने ट्रांजेक्शन दी बी को, और बी ने यहाँ पर लिया था कि 50 केजी गेहूँ दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब ये काम बी से न करवाकर, वो बी से नहीं करवाकर ये काम किससे करवाता है, ये मान लीजिए वो काम इसने बी से नहीं करवाकर एक रजिस्टर्ड जो इंस्टीट्यूट है, एसोसिएशन है, वहाँ से करवा रहा है, जिससे गवर्नमेंट मंडी हो गई, वहाँ से ये काम करता है, 3 मंथ्स के लिए करता है। और इस बीच में गवर्नमेंट मंडी से मान लीजिए इसे 200 रुपये बेनिफिट के रूप में मिल जाते हैं, गुड्स तो नहीं मिलता, 200 बेनिफिट के रूप में मिल जाते हैं, तो इसे सट्टे से आय नहीं मानेंगे। ऐसी व्यवस्था सरकार ने करी है, इसे सट्टे से आय नहीं मानेंगे। आइए हम समझते हैं कब कब हम सट्टे से आय मानेंगे, कब कब नहीं मानेंगे। ऐसी व्यवस्था कब कब करेगी, जब रजिस्टर्ड एसोसिएशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये वस्तु डेवलपर्स रूल है, इसके तहत है ना, पर्टिकुलर एक्सचेंज मार्केट हुआ या रजिस्टर्ड एसोसिएशन हुआ, उसके अंदर आपने ट्रांजेक्शन किया है, इस कारण इसको एग्जम्प्ट कर दिया। इसे आपने बिजनेस इनकम मान ली, से कहाँ मान ली, बिजनेस इनकम मान ली, क्योंकि जो सट्टे से इनकम है उसके लिए अलग प्रोविजन बने हुए हैं और पेवर बिजनेस इनकम उसके लिए अलग प्रोविजन बने हुए हैं। हालांकि होता तो इसी हेड में टैक्सेबल है, 28 के अंदर टैक्सेबल है, लेकिन थोड़ा सा नेचर के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। तो इसको मैं प्योर बिजनेस इनकम बोले या सट्टे से इनकम बोले, वो चीज़ है। क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस में तो इनकम टैक्स अकॉर्डिंग बताया गया था कि वो व्यापार है, ट्रेड है, कॉमर्स है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है और एडवेंचर एक्टिविटीज, साहसिक जो कार्य थे उनको शामिल करेंगे। तो सट्टे को भी शामिल करेंगे, लेकिन सट्टा एक अलग टॉपिक अपने यहाँ पे लिया है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि सट्टे से जो इनकम है उसके सेटअप के रूल्स प्रोविजन्स कुछ अलग है, इस कारण सट्टे की इनकम को थोड़ा अलग रखा गया, तो जानना जरूरी है हमें। अब देखिए, पहले अब इस लाइन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया था। वस्तु डेवटिस कॉमोडिटी डेवटिस के जो नियम है, उससे सट्टे की आय वाले जो ट्रांजेक्शन, जो लेन देन होते हैं, उस पर वस्तु लेन देन कर आपने चुका दिया है, तो उन्हें सट्टे की आय से बाहर निकाला गया है। फिर भी आगे कुछ फिर भी मिलकर 2 स्टार लगाए, वो आगे समझेंगे। मतलब कुल मिलाकर इस टैक्स को लगाकर हमने वस्तुओं को सट्टे की आय से बाहर निकालने की कोशिश करी है, ठीक है। मोटा मोटा ये चीज़ है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी आगे वाली लाइन से इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए कैसे, इसमें बिना वस्तु कर लेन देन लगे, आपने वस्तु कर लेन देन के लगाए बिना भी, कॉमोडिटी ट्रांजिट टैक्स के बिना भी, कृषि उत्पाद, कौन सा उत्पाद, कृषि उत्पाद है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, को वस्तु डेवलपर्स से मान्यता प्राप्त बाजार से, वस्तु डेवलपर्स के तहत कोई एक्सचेंज मार्केट आपको दिया हुआ है या कोई एसोसिएशन, कोई इंस्टीट्यूट आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप करते हो तो उसे सट्टे से बाहर रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषि उत्पाद पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाती है भारत सरकार। भारत सरकार ने अभी क्या है, हमारा जो देश है वहाँ पर ये व्यवस्था करी गई कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर किसी प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएं, ठीक है, ताकि हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। हमारे किसानों के यहाँ पे कोई कर हमारा द्वारा नहीं लगाया जाता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर टैक्स तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन जो टैक्स था, वस्तु कर नियम था, वो भी नहीं लगाया, फिर भी उन्हें सट्टे के आय से बाहर रखा गया है। अब देखिए, आप सीधी बात ये है, आपको फिर भी थोड़ा कम समझ आ रहा, नीचे की 4 लाइनें हैं जो एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखी हुई, बिल्कुल एग्जाम्पल का मैंने टुक लैंग्वेज यहाँ पर कॉपी करी, कि मुझे नहीं लिखा, इसमें एडिट की जरूरत थी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बताया कि एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें ये लिखा गया है कि नॉट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, मतलब 1 से 4 पॉइंट लिखे गए हैं, और ये बिजनेस ट्रांजेक्शन तब कंप्लीट हुए हैं जब आपने गुड्स को ट्रांसफर नहीं किया है। तो गुड्स को ट्रांसफर नहीं करने पर आपको एक दिमाग में पहले से ख्याल आ जाना चाहिए कि इनकम फ्रॉम एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, ये सट्टे से आय होनी चाहिए भाई, क्योंकि गुड्स का आपको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। 1 से 4 पहला पॉइंट। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो देखिए यहाँ पर एक आंसर पॉइंट्स कट आउट ले रहा हूँ। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, डायवर्टिस कॉमोडिटी एक्सचेंज मार्केट, तो देखिए ये डायवर्टिस एक्सचेंज मार्केट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन टैक्स आपको नहीं लगता है, क्योंकि वो आपने एग्जम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और इसे डायवर्टिस जो नियम है कॉमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है, वहाँ से किया गया है, इस कारण इसे सट्टे से आय नहीं माना, कहाँ माना गया, बिजनेस इनकम। कि ए ने वो ट्रांजेक्शन बी से नहीं किया, 50 केजी वाला गेहूँ वाला, ए ने वो ट्रांसफर कहाँ से किया, गवर्नमेंट मंडी से कर लिया, या फिर कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन बना हुआ था, कोई कृषि की कोई संस्था बनी हुई थी, एसोसिएशन बना हुआ था, वहाँ से उसने किया। जो दूसरा वही है कि वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव्स वाला नियम है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन से कर लिया, वहाँ एक्सचेंज रजिस्टर्ड एक्सचेंज मार्केट था वहाँ पर, यहाँ रजिस्टर्ड एसोसिएशन, तो ये क्या कहलाएगी, बिजनेस इनकम खिलाएगी। अभी सट्टे से आई नहीं खिलाएगी आपकी, होना यही चाहिए भाई। नो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है तो सट्टे की आय खिलानी चाहिए, लेकिन फिर भी इसे बिजनेस इनकम में ले लिया, सट्टे की आय में नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का पहली बात तो ये, और दूसरी चीज़ ये
कि वो डेरिवेटिव्स जो रूल है उसके तहत या तो एक्सचेंज मार्केट से करें या फिर एसोसिएशन से करें, जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन वहाँ से करें। तो दोनों से एक भी चीज़ इवेंट होने पर इसे बिजनेस इनकम में रख लिया गया है। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या बोला गया है यहाँ पर, जहाँ मैंने डबल स्टार ऊपर लगाए भी थे, कि वो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ गया। अब नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ गया, चाहे भले ही आगे लाइन बिल्कुल सेम है कि डेरिवेटिव से इन कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है या फिर एसोसिएशन से या फिर रजिस्टर्ड एसोसिएशन से, फिर भी उसे क्या मानेंगे, स्पेकुलेशन से इनकम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया है आपका। क्या हो गया आपका? नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया इस कारण। तो मतलब दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो और डेरिवेटिव्स वाला रूल है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। डेरिवेटिव्स वाला रूल्स क्या है भाई, उसके एक्सचेंज मार्केट से कर लो या फिर रजिस्टर्ड एसोसिएशन से कर लो, दोनों में से एक भी चीज़ गड़बड़ाई तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा कि वो जुए का इनकम है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही है लेकिन इन्होंने डेरिवेटिव्स इन आउटसाइड ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट गया है, तो इन्होंने आउटसाइडेड कर दिया, मतलब कमोडिटीज जो डेरिवेटिव्स के नियम के तहत जो कमोडिटी मार्केट है तो वहाँ नहीं किया, बाहर से कर लिया, मतलब ए ने बी से ट्रांजेक्शन कर लिया तो फिर स्पेकुलेशन कहलाएगा वो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था लेकिन दूसरी कंडीशन है वो फेल हो गई यहाँ पर। तो दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों बातें सेटिस्फाई है तो बिजनेस इनकम मानेंगे, यदि नहीं है तो फिर उससे स्पेकुलेशन जुए के ऐसे ही मानेंगे, जो कि हमें सामान्यतः मानना ही होता है। सामान्यतः में यही तो नियम है, सामान्यतः हम ऊपर लिखा इस ट्रांजेक्शन सारे ट्रांजेक्शन केवल इतना लिखा होता, हमारे पास आगे कुछ नहीं होता तो हम बोलते कि ये इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन से जुए से आई है। लेकिन हमें आगे कंडीशन दी हुई थी तो हमने दो जो इनकम है वो बिजनेस इनकम गई थी हमारे पास में, बाकी हमारे पास वो सट्टे की इनकम ही बची। अब देखिए आज का लास्ट टॉपिक हम लेते हैं, सट्टे की आय और जुए की आय में अंतर। तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत कई बार इस पर क्वेश्चन बने हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग स्पेकुलेशन इनकम है, तो पहली बात तो हम समझें कि आय की प्रकृति क्या है। आय के प्रति इसमें व्यवसाय की योग्यता का होना आवश्यक है। ठीक है, बिजनेस तो है ही सही ना, ए ने बी को बेच रहा है तो गेहूं बेच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, व्यवसाय की योग्यताएं वो थी या फिर मंडी से करा है, कहीं से भी कर रहा था वो। और जुए क्या है, व्यवसाय की योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर कोई नहीं, जुआ तो कोई भी लगा सकता है, एक शराबी लगा सकता है, मैं भी लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते, कोई भी लगा सकता है। आय का आधार, सट्टे का ऐसी आय है जिसमें व्यवसायिक अनुबंधों का निष्पादन मूल्यों के अंतर के आदान प्रदान के द्वारा किया जाती है। तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई दिया था भाई, एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट एक सेल का होगा या गुड्स के सेल का होगा या फिर स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर का ट्रांजेक्शन होगा, लेकिन उससे हम कंप्लीट करेंगे जो एक्सचेंज ऑफ रेट्स के कारण, जो रेट्स में वेराइटी चेंजेस आ गया, चेंज इन रेट्स आ गया, उस कारण हम उसको कंप्लीट करेंगे विदाउट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। तो वो यहाँ डेफिनेशन है। यहाँ पर है किसी इवेंट की घटना पर निर्भर होने पर तो होता है, जैसे लॉटरी गुड़ दौड़, तो ये मैंने आपको लिखवा दिया। किस शीर्षक में, तो ये तो इनकम फ्रॉम बिजनेस सेट मतलब 28 के अंदर ही टैक्सेबल है, और ये इनकम फ्रॉम अन्य साधनों से टैक्सेबल है, मतलब कि 56 में टैक्सेबल है। ये आगे बताया गया है कि सट्टे से जो हानि का समायोजन केवल सट्टे की आय से ही कर सकते हैं। ये इसलिए हमें ऐसा रखना जरूरी है। आप ये सोच रहे होंगे ना कि हमें इसे क्यों रखना जरूरी है कि भाई ये सट्टे की जो आय है वो व्यवसाय में ही टैक्सेबल है, तो फिर इससे हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सट्टे से जो लॉस होता है केवल उसे सट्टे की आय से सेटअप कर सकते हैं इसे, इसलिए इसके अंदर जो बिजनेस है उसके अंदर भी ये सब हेड बने हुए हैं, तो इनको हमें समझना जरूरी है क्योंकि इनके जो रूल्स है रेगुलेशन है टैक्स के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। व्यवसाय की आय से इसका एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं, तो सट्टे की हानि सट्टे की आय से ही समायोजित की जा सकती है। मतलब हम ये बोलना चाहें कि मैंने 2 सट्टे खेले, सट्टे से मतलब समझ गया कि 2 बार मैंने 50 केजी गेहूँ या कहीं पर चावल का इस तरह से मैंने कोई वर्किंग करी, तो एक जगह मुझे 200 रुपये का फायदा हो गया, एक जगह मुझे 100 रुपये का नुकसान हो गया, तो वो 100 रुपये का नुकसान उस 200 रुपये से ही कर सकता हूँ, भले ही चाहिए मेरे पास में सैलरी की अदर बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारी जगह इनकम होगी, लेकिन मैं वहाँ से सेटअप नहीं कर सकता। ये एक हमारे पास आगे जो चैप्टर आएगा वहाँ पर वो रिपीट होएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर अलग किया गया है, अलग से स्टडी करी थी हमने से। जुए से आने का समझना कभी भी किसी भी शीर्षक से नहीं हो सकता है, इस संबंध किए गए वे की कटौती भी नहीं मिलती है। क्यों? एक तरह से ये अनलीगल इनकम है, प्योरली अनलीगल इनकम मानते हैं इसे, तो इस कारण आप ये बोलो ना भाई इसके अंदर हमारा खर्च हुआ है तो उसको भी हम यहाँ पर शामिल नहीं करते। फिर भी कहीं कहीं पर अलाव है, शायद गुड़ दौड़ में इनमें अलाव है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारे पास में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, तो वहाँ हम स्टडी करेंगे डीपली। आगे किए गए वे की कटौती, सट्टे से आय प्राप्त करने के लिए वे की कटौती मिलती है और यहाँ पर कटौती नहीं मिलती है। जो ऊपर लिखा था वही नीचे वापस लिखा है इन्होंने भाई, यहाँ पर तो हम रिडक्शन मिल जाएंगे, जैसे आपको वहाँ पर गए माल लेने के लिए गए या कुछ चेक लगाया आपने तो आपके आने जाने खर्च हो गए, या बहुत सारी चीज़ें आपको जो खर्च हो गए, 50 केजी गेहूँ से संबंधित जो चीज़ें थी खर्च हो गई, या ब्याज की बात करूँगी, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगा, उसका बेनिफिट उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा, उस खर्चे के रूप में एक्सपेंस के रूप में अलाउ किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको खुद को अफोर्ड करना पड़ेगा, पूरी इनकम आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी। आप बोलोगे नहीं मैंने वहाँ टिकट लिया था तब जाकर मुझे अंदर सीट मिली, तो मैं वहाँ बैठ पाया, तब मैं सट्टा लगा पाया, तो सट्टे सीधी जो इनकम है आपने सीट गए वहाँ फ्लाइट्स गए, कोई आपको रिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर आज हमने ये स्टडी कर ली है कि हमारे पास में इनकम के नाम पे बिजनेस इनकम प्रोफेशनल कौन कौन सी इनकम हमारा शामिल है, कौन कौन सी ऐसी लगती है जो शामिल होनी चाहिए लेकिन नहीं है, तो उनको हमने अलग रखा है। फिर इसमें एक नया टॉपिक था कि इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, मतलब जुए से सट्टे से जो आई वो हमें समझना जरूरी था।
और जो वैसे आया में समझना जरूरी थे वो हमने यहाँ पर समझा। आज क्लास में इतना ही लोगों, नेक्स्ट क्लास हमारी फिर कल होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।